पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आग लगाने में सबसे बड़ा काम करता है एक आर्मी ऑफिसर। अफगानिस्तान की हुकूमत ने केपीके के पठानों को भड़काना शुरू कर दिया कि उठो और अपना मुल्क बनाओ, नहीं तो अफगानिस्तान के साथ मिल जाओ। दाऊद ने पाकिस्तान को धमकी दी कि तुमने जो करना है कर लो, मैं पाकिस्तान में रहने वाले पठानों को अफगानिस्तान का हिस्सा बना के दिखाऊंगा। रात के अंधेरे में कुछ लोग छुपकर मिलते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, लेकिन किसी की नज़र इन पर पड़ जाती है। अब ये चीज़ सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर अपना पंजा रखना चाहता था। पीडीपीए के लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो दाऊद के घर घुस कर उसके बीवी बच्चों समेत उसे गोली मार देते हैं। मुजाहिदीन छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सोवियत यूनियन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी हेल्प करता है आईएसआई। आसिफ अली जरदारी की धमकी के बाद तालिबान इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो 600 किलो आर्डिक से भरा हुआ ट्रक लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान बगैर सोचे समझे अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है। उसामा बिन लादेन को पहले से पता था कि यह सब होगा, इसलिए उसने अल-कायदा को बनाया, जिसने भाई को भाई समझकर हर हालात में मदद की। उसी के पीठ में खंजर खोप दिया गया। ये छोटी सी चिंगारी आगे जाकर एक ऐसी आग लगाती है जो पूरे एशिया को तबाह बर्बाद कर देती है। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई की शुरुआत कोई आज से नहीं हुई। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत 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 पीछे जाना पड़ेगा। 1933 अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां सब कुछ पूरे कंट्रोल में था। उस वक्त पावर सिर्फ एक ही खानदान के पास थी, जो कि अफगानिस्तान के घोड़े की लगाम को बड़ी मजबूती से थामे हुआ था, और इस खानदान का सबसे बड़ा नाम था किंग जहीर शाह। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, लेकिन अफगानिस्तान की कहानी का ट्विस्ट आता है 1947 में। ब्रिटिश इंडिया टूटता है और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरता है, पाकिस्तान। आप सब आजाद हैं। लेकिन पाकिस्तान के बनते ही एक पुरानी चीज जो शायद कभी भुला दी गई थी, वो दोबारा जिंदा हो जाती है। डोरेंट लाइन, जो आज तक कई लोगों का खून बहा चुकी है, लेकिन इस लाइन के दोनों तरफ एक ही पहचान, एक ही रूह की कौम जिंदा है, पठान। और फिर 1950 में किंग जहीर शाह एक ऐसा बयान देता है जो कि आने वाली 70 साल की पॉलिटिक्स को बिल्कुल हिला के रख देता है। जहीर शाह कहता है कि ये बॉर्डर अनफेयर है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता। पाकिस्तान की हुकूमत इस बयान को कोई खासा सीरियस नहीं लेती, बट जहीर शाह की हुकूमत पाकिस्तान के पश्तून एरिया, जो आज के केपीके कहलाते हैं, उनके लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि उठो और अपना अलग मुल्क बनाओ, जिसको नाम दिया गया पश्तूनिस्तान, या फिर अफगानिस्तान के साथ मिल जाओ, क्योंकि पश्तून की एक ही पहचान है और वो है अफगानिस्तान। और यही छोटी चिंगारी आगे जाकर एक ऐसी आग लगाती है जो सबको बर्बाद करके रख देती है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सबसे बड़ी आग लगाने का काम करता है एक आर्मी ऑफिसर, मोहम्मद दाऊद खान, जो कि किंग जहीर शाह का कज़न और ब्रदर इन लॉ भी होता है। 1953 में किंग जहीर शाह एक डिसीजन लेता है और मोहम्मद दाऊद खान को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। उसके पावर में आते ही उसने पाकिस्तान के पठानों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को धमकी दी कि जाओ, तुमने जो करना है कर लो, मैं केपीके को अफगानिस्तान का हिस्सा बना के दिखाऊंगा। तब जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया, बस इतना सीरियस कि वो बॉर्डर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, उसे बंद कर दिया। अब तुम लोग इस मैप पे देखो, ये है अफगानिस्तान, जो कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। अब मसला ये है कि ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान के पास अपना कोई भी समंदर नहीं है, इसलिए ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान मोस्टली पाकिस्तान का ही समंदर यूज़ करता है। अब क्या होता है कि इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से अफगानिस्तान की ट्रेड बिल्कुल ही रुक जाती है और मुल्क की इकनॉमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। उधर मोहम्मद दाऊद खान अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देता है और अपनी आर्मी को सोवियत यूनियन भेजना शुरू कर देता है ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ से किंग जहीर शाह को डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई, जिस बंदे को मैं पावर में लाया हूँ
कहीं वो मुझे ही ना हटा दे। 1963 में किंग जहीर शाह दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर से हटा देता है और उसकी सारी पॉलिसीज को ख़त्म कर देता है। दाऊद खान के जाने के बाद किंग जहीर शाह पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को वापस से अच्छा करता है और बॉर्डर को दोबारा से ओपन करवाता है। 1964 में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करता है जिससे लोगों को और ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है पॉलिटिकल वे में। इस कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग रात के अंधेरों में छुपकर मिलते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, पीपल डोमेस्टिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसके दो बड़े मेन लीडर होते हैं, नूर मोहम्मद ताराकी और बाबरक कमाल। लेकिन किसी की इस पर नज़र पड़ चुकी थी, एक आदमी जो पहले से पावर में रह चुका था, मोहम्मद दाऊद खान। दाऊद ने पीडीपीए के लीडर्स को जाकर कहा कि तुम मेरा साथ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें सिस्टम में जगह दूंगा, क्योंकि उसे पावर का टेस्ट पता चल चुका था और उसे वो पावर हर हाल में दोबारा वापस चाहिए थी। और वो लोग इस डील को मान जाते हैं क्योंकि इस डील में दोनों तरफ ही फायदा था। दाऊद खान सब कुछ प्लान करके बस एक मौके की तलाश में था, एक ऐसा मोमेंट जिसमें वो सब कुछ बदल दे। 1973 किंग जहीर शाह इटली हॉलीडे पर जाते हैं। पीछे से दाऊद खान आर्मी की मदद लेकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और खुद अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसने आते ही पाकिस्तान के पठानों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया। यूएन और OIC में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला कि वो पठानों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस बॉर्डर के ऊपर छोटी छोटी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ PDPA के लोग सोच रहे थे कि हम दाऊद के थ्रू सिस्टम में आ जाएंगे, लेकिन दाऊद ने उनको यूज़ करके साइड में फेंक दिया और जाकर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को और ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने सोवियत यूनियन के लीडर को कहा कि अफगानिस्तान गरीब तो रह सकता है लेकिन अपने फैसले को खुद करेगा। अब ये चीज़ सोवियत यूनियन को पसंद नहीं आती क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर अपना पंजा रखना चाहता था और वो किसी भी तरह दाऊद खान की हुकूमत को हटाकर अपनी मर्जी की हुकूमत बिठाना चाहती थी। और ये सब देखकर PDPA के लीडर भागकर सोवियत यूनियन जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो और हम आपकी पपेट हुकूमत बन के रहने को तैयार हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अमेरिका को अफगानिस्तान के करीब भी नहीं आने देंगे। ये सुनकर सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो PDPA को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। जब दाऊद खान देखता है कि अब PDPA बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वो इनको अरेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन एक ऐसा वक्त होता है जब PDPA के लीडर सोच रहे होते हैं कि दाऊद हमें मरवा देगा और दाऊद सोच रहा होता है कि PDPA मुझे मार देगी, जिसकी वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि PDPA के लोग दाऊद खान के घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों समेत उसे गोली मार देते हैं और पूरी हुकूमत नूर मोहम्मद ताराकी खुद संभाल लेता है और अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल सोवियत यूनियन के पास चला जाता है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि पावर की वजह से PDP के अंदर के लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम होता है हाफिजुल्लाह अमीन का, जो कि नूर मोहम्मद ताराकी का राइट हैंड होता है। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नूर मोहम्मद ताराकी हाफिजुल्लाह अमीन को धोखे से अपने पैलेस बुलाता है और उसको मारने का प्लान करता है, लेकिन पार्टी के अंदर से ही कोई शख्स उसको पहले से ही इस बारे में बता देता है और वो वहाँ नहीं जाता। तो वो अपने वफादार लोगों को जमा करके नूर मोहम्मद ताराकी को पकड़ लेता है और बाद में उसके गले में रस्सी डालकर गला घोंटकर उसको मार देता है और वो खुद अफगानिस्तान का लीडर बन जाता है। इस बात से सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सोवियत यूनियन को लगता है कि अमेरिका ने इस शख्स को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये देखते ही 1979 में सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में एंटर हुई और काबुल शहर के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू किया और प्रेसिडेंशियल हाउस पर अटैक करके हाफिजुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया और अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट यानी कि बाबरक कमाल को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये सब देखकर अफगानिस्तान के लोग चुप नहीं बैठते और वो छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और बाद में ये ग्रुप जाकर कहलाए मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन छुप कर सोवियत आर्मी पर अटैक करते और वहाँ से भाग जाते, लेकिन वेपन और ट्रेनिंग की कमी की वजह से मोस्टली मुजाहिदीन यहाँ मारे जाते थे। लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे प्लेयर की जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ इंटर इंटेलिजेंस सर्विस यानी ISI, क्योंकि ISI को अच्छे से पता चल चुका था कि सोवियत यूनियन का अगला टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इस छोटे छोटे मुजाहिदीन ग्रुप को इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के अंदर कैंप्स लगाए गए और उनको वेपन्स प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगे। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली हुकूमत हो ताकि अगर कभी इंडिया के साथ जंग भी हो तो वेस्टर्न साइड से कोई खतरा ना हो। इसीलिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ज़ियाउल हक ने इस जंग को जहाद करार दिया और लोगों को मोटिवेट किया। मुजाहिदीन की जिद्दोजहद से सोवियत यूनियन घुटनों पर आ जाता है। 1989 सोवियत वार आखिरकार ख़त्म होती है, लेकिन पीछे से अफगानिस्तान को अमन नहीं मिलता,
बल्कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। डिफरेंट मुजाहिदीन ग्रुप आपस में ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि हर वारलॉर्ड अपनी ही हुकूमत चाह रहा था। अफ़गानिस्तान एक जंग का मैदान बन चुका था, वो भी बगैर किसी लीडर के। 1994 में खंदार के इलाके में एक नया ग्रुप उभरता है जिसका नाम होता है तालिबान। 1996 में तालिबान ने काबुल शहर पर कब्जा किया और अपनी एक अलग गवर्नमेंट कायम की। पाकिस्तान ने तालिबान की इस गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन आया 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान की हुकूमत गिराकर अपनी मर्जी की पपेट हुकूमत अफगानिस्तान के ऊपर बिठाई। तालिबान ने गुरिल्ला वार शुरू की, लेकिन जब यूएसए उनके ऊपर अटैक करता था तो वो भागकर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया यानी फाटा में छुप जाते थे। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में पहले से छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कि अफगान तालिबान को देखकर ही सोचने लग जाते हैं कि शायद दाऊद खान सही था कि हमें पाकिस्तान के अंदर अपना हक नहीं मिल रहा, इसीलिए हम सबको मिलकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। इसके बाद वो सब इकट्ठे होकर अपना एक लोकल सिस्टम शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये ग्रुप और ज़्यादा पावरफुल होने लगे और फिर 2007 में जाकर ये लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिनका मकसद था पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करना और पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करना। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया, पुलिस और सिविलाइजेशन को टारगेट किया और सुसाइड बम्बिंग की। 20 सितंबर 2008 में पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के अंदर एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग शुरू करेंगे और इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद एक ट्रक इस्लामाबाद के मारिएट होटल के गेट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर 600 किलोग्राम RDX भरा होता है। सिक्योरिटी उस ट्रक को गेट के ऊपर रोकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस ट्रक में आग लग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भागकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही बम ब्लास्ट हो जाता है। ये बम ब्लास्ट इतना बड़ा था कि होटल के शीशे तक टूट जाते हैं और होटल के फ्रंट एरिया में सारी आग लग जाती है। इस ब्लास्ट में काफ़ी लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी होते हैं और इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी टीटीपी के लीडर खुद कबूल करते हैं। इसके बाद भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पुलिस के ऊपर, आर्मी चेक पोस्ट के ऊपर बार बार हमले करते थे, लेकिन फिर 8 जून 2014 की रात को तकरीबन 10 दहशतगर्द जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर देते हैं। वो सब लोग एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स में थे ताकि आसानी से अंदर घुस सकें। टेररिस्ट ने सबसे पहले गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की, फिर वो अंदर घुस गए, अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड का यूज़ किया। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये ऑपरेशन तकरीबन 5 से 6 घंटे तक चला। आखिरकार तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया, लेकिन इसके आखिर में बहुत नुकसान हो चुका था। इसके जवाब में 15 जून 2014 को पाकिस्तान आर्मी इनके खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, जो कि वजीरिस्तान में छुपे हुए टीटीपी और अलकायदा के ग्रुप के खिलाफ था। पाकिस्तान आर्मी ने फाइटर जेट से इनके छुपे हुए ठिकानों पर बमबारी की, फिर आर्मी ग्राउंड पर आई और एरिया को क्लियर करना स्टार्ट किया। घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन किए और दहशतगर्दों को मार दिया गया। इस ऑपरेशन में 4000 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए जिनका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था, लेकिन ज़्यादातर टेररिस्ट अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान भाग गए और वहाँ छुप गए। लेकिन फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लीडर मुल्ला फजलुल्लाह इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करता है और एक अटैक का प्लान बनाता है। वो उमर मंसूर को इस अटैक का ऑपरेशनल कमांडर बनाता है ताकि पाकिस्तान आर्मी से बदला लिया जा सके। इस बदले का निशाना बनता है पेशावर स्कूल अटैक, जिसमें कई बच्चे मारे गए। ये अटैक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा दर्दनाक अटैक माना जाता है। 140 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें ज़्यादातर टीचर और बच्चे शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खुद कबूल की। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बदला था, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में। ये लड़ाई काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलती रही, लेकिन 2021 में जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। फिर लेट 2021 में एक टेम्परेरी सीज फायर अनाउंस होता है। इसका मतलब था टीटीपी अटैक बंद कर देगी और पाकिस्तान आर्मी भी ऑपरेशन रोक देगी। काफ़ी अरसे तक सिचुएशन काफ़ी ठंडी रहती है, लेकिन फिर टीटीपी ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा। नवंबर 2022 में टीटीपी ने ऑफिशियली सीज फायर को ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान पर दोबारा अटैक शुरू कर दिया। अगर अब हम रिसेंट कन्फ्लिक्ट की बात करें तो टीटीपी के लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान से डिमांड की टीटीपी को ऑफिशियली टेररिस्ट डिक्लेयर करो और उनका नेटवर्क को बिल्कुल ख़त्म कर दो। बट अफगानिस्तान हुकूमत का कहना है कि ये हमारा मसला नहीं है और ना ही हम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस सबको तुम खुद ही देखो। जिसके जवाब में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है और टीटीपी के छुपे हुए ठिकानों को तबाह कर देता है। बट अफगानिस्तान हुकूमत का कहना है इस अटैक में हमारे सिविलियन भी मारे गए हैं, जिसके जवाब में वो काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं।
अब अप्रैल 2026 में चाइना ने इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की है। दोनों ने इस बात पे एग्री किया है कि टेंशन को कम करना चाहिए। लेकिन आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसला सिर्फ एक ही है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका, और वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का हमेशा से साथ दिया है, लेकिन आज जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो अफगानिस्तान ये कहकर साइड हो गया कि ये हमारा मसला है ही नहीं। क्या लगता है आगे जाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सुलह हो पाएगी? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। तब तक इजाज़त।